बीए भाग तृतीय की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निबंध के अध्ययन की प्रक्रिया में ही आगे बढ़ते हुए निबंध शब्द किसके पर्याय के रूप में हम काम में ले रहे हैं, इसका स्वरूप क्या आ सकता है निकल करके, और इसकी विशेषताएं कौन सी होती हैं। हम जानते हैं कि विशेषताएं पता होने पर ही हम निबंध की जो रचना का स्वरूप है उसका पता कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसलिए हम स्वरूप एवं विशेषताओं को साथ साथ लेंगे, अलग अलग न लेकर के दोनों को एक साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। और एक व्याख्यान में यदि आ जाता है तो उसको एक में ही करेंगे, और नहीं आता है तो फिर दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। तो आपका एक बार स्वागत है बीए भाग तृतीय की इस कक्षा में। सबसे पहला जो सवाल उठता है, अब तक हमने निबंध शब्द कहाँ से आया, इसका व्युत्पत्तिगत अर्थ क्या है, इसका कोशगत अर्थ क्या है, इसकी पाश्चात्य विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी है, भारतीय विद्वानों का निबंध के बारे में क्या मत है, इसका अध्ययन हमने किया। और वर्तमान निबंध तथा संस्कृत के जो निबंध हैं उनके गुणों में क्या अंतर है, या उनका रूप कैसे अलग अलग दिखाई देता है, या दोनों एक जैसे है, इस पर भी हमने जाना था। और इन बातों पर हमारे हिंदी के एक मूर्धन्य विद्वान रामचंद्र शुक्ल के विचार भी हमने जाने थे, और उन्होंने ये कहा था कि दोनों का मिला जुला रूप ही आज का निबंध है। और निबंध में जो रचना रामचंद्र शुक्ल ने की थी, उनके निबंध खुद के जो बात इन्होंने कही थी उस पर खरे उतरते हैं। और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति के जो विचार होते हैं उस विधा के प्रति, जब वो स्वयं उस विधा में रचना करता है तो वो विशेषताएं जो कि वो उस विधा की बताता है उसमें आए बिना नहीं रहती, और यही शुक्ल के साथ भी हुआ था। लेकिन आज हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। निबंध के स्वरूप को तो हमने, निबंध की परिभाषा को तो हमने जान लिया था। अब एक सवाल उठता है कि हिंदी में निबंध जो है, जो शब्द है, उसका अर्थ कोशगत और इसका अर्थ व्युत्पत्तिगत, वो तो हमने देख लिया। अब देखिए, आज हिंदी में हम जिसे निबंध कहते हैं वो निबंध किसका पर्याय है, या जो निबंध आज की हिंदी में आ रहे हैं वो निबंध किससे मिलते हैं, और उसको कहाँ से उठाया गया है या किससे प्रभावित हैं, और जहाँ से प्रभावित होकर के ये निबंध आ रहा है वहाँ निबंध को क्या कहते हैं। ये असल में निबंध किस शब्द के निकट पड़ता है, जो कि हम ये जानते हैं कि पाश्चात्य प्रभाव निबंध पर दिखाई देता है। और इंग्लिश में निबंध को एस्से कहते हैं, और उसी एस्से का पर्याय हिंदी में निबंध है। लेकिन क्या खाली अंग्रेजी शब्द से ही इसको लिया जाए या जोड़ा जाए? अंग्रेजी में भी वो शब्द कहीं ना कहीं से आया होगा, या इंग्लिश में ही आया है तो कहाँ से आया होगा? तो ऐसे शब्द का प्रयोग हमने स्वरूप एवं परिभाषा के प्रारंभ में किया था, ये आप लोगों ने देखा। निबंध का अर्थ और परिभाषा भी हमने जान ली थी, परंतु हम ये नहीं जान पाए थे कि ऐसे शब्द कहाँ से आया है और इसका क्या अर्थ है, और वह भी हमारे लिए जानना आवश्यक है। अब चर्चा करते हैं कहाँ से आया है। हमारे सामने दो शब्द आते हैं जब हम पश्चिम के साहित्य की तरफ जाते हैं। एक तो आया है लैटिन भाषा का शब्द
और एक है फ्रेंच भाषा का शब्द। लैटिन भाषा में एक्जियर नामक एक शब्द आया है। एक्जियर निबंध का पर्याय के रूप में इसको हम ले सकते हैं। और दूसरा आया है एक फ्रेंच शब्द एसाई। एसाई जो फ्रेंच है। तो ये दो शब्द हैं, एक्जियर और एक्जाई। अब इन दोनों के अर्थ देखते हैं। जो फ्रेंच शब्द एसाई है, इसका अर्थ होता है प्रयत्न करना। इसका क्या मतलब? प्रयत्न करना। लेकिन लैटिन में जो एक्जियम या एक्जियर शब्द आता है, उसका अर्थ होता है परखना या मूल्यांकन करना। परखना या मूल्यांकन करना। अब देखिए दोनों में अंतर है। एक में तो प्रयत्न करना है और दूसरे में परखना या मूल्यांकन करना है। अब आप देखिए आज का जो हमारा हिंदी निबंध है वो किसके अधिक निकट जान पड़ता है? मैं समझता हूं कि खाली प्रयत्न करना तो आज के निबंध जो हिंदी में हम काम में ले रहे हैं शब्द और उसके अंतर्गत जो लिखा जा रहा है उसको देखते हैं तो खाली प्रयत्न किया जाना तो निबंध की परिभाषा को स्पष्ट नहीं करता है। तो फिर एक्जियर शब्द हमारे अधिक निकट पड़ता है, जिसका अर्थ हमने लिया था कि परखना या मूल्यांकन। निबंध में भी है, किसी विषय वस्तु को परखते हैं, उसका मूल्यांकन भी निबंध में करते हैं विचारों के माध्यम से। तो अधिक निकट जो ऐसे शब्द अंग्रेजी में है, क्योंकि हिंदी में निबंध ऐसे का पर्याय के रूप में लिया गया, तो यहाँ ऐसे यदि एक्जियर के अधिक निकट है तो निबंध शब्द भी किसके निकट हो गया? एक्जियर शब्द के निकट हो गया। तो लैटिन भाषा का जो एक्जियर शब्द पश्चिम में काम में लिया जाता रहा है, वो हमारे आज के जो निबंध है, आधुनिक हिंदी के जो निबंध है, उनके लिए अधिक निकट पड़ता है। अब इसके स्वरूप की बात एक चर्चा करेंगे। हालांकि पूरी तरह स्वरूप की तरफ हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी एक विद्वान हुए हैं, माइकेल दे मॉन्टेन। माइकेल दी मॉन्टेन, इनकी बात को ध्यान में रखना जरूरी है। और हमारे कुछ एक स्वरूप जो उभर करके आता है उस पर एक मामूली सा प्रकाश इनके द्वारा बताई गई बातों से पड़ता है। तो हमें पाश्चात्य विद्वानों की बातों को देखना, जो पूर्व में हम कईयों की देख चुके हैं, लेकिन अब यहाँ मॉन्टेन की बात पर विचार करेंगे कि मॉन्टेन क्या कहते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह कि आधुनिक निबंध जिसे हम ऐसे कहते हैं, उसका जन्मदाता माइकल दे मॉन्टेन को माना जाता है। माइकल दे मॉन्टेन को माना जा रहा है, जो कि 1533 से 1592 के बीच में इस दुनिया में रहे और अपना कार्य जो करना था वो इन्होंने किया। 1533 से 1592 के बीच में। और ये आधुनिक निबंधों के जन्मदाता भी माने जाते हैं। अब एक सवाल फिर और उठता है कि इनके जो निबंध है वो किस नाम से जाने जाते हैं? इनके निबंध एसाई के नाम से जाने जाते हैं। ये भी आप ध्यान रखना। सामान्य जो ज्ञान के प्रश्न आते हैं उनमें इसको शामिल किया जाता है, इन दोनों को, कि कब हुए, जन्मदाता किसे कहा जाता है, इनके निबंधों को किस नाम से पुकारा जाता है। अब ये निबंध के बारे में क्या कहते हैं उस पर हमें ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। इनके अनुसार विचारों, उद्धरणों तथा कथाओं का मिश्रण बताते हुए इन्होंने निबंध को क्या बताया है? इन्होंने निबंध को विचारों, उद्धरणों तथा कथाओं का मिश्रण बताते हुए स्पष्ट किया है कि यह भावनाएं हैं, इनके माध्यम से मैं, यह भावनाएं हैं
जिनके माध्यम से मैं किसी सत्य का अन्वेषण का दावा नहीं करता। ये मेरी भावनाएं हैं, इनके द्वारा मैं किसी सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता। इनके द्वारा मैं अपने को पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूं। क्या बता रहे हैं? विचारों का, उद्धरणों का और कहानियों का, कथाओं का मिश्रण है। निबंध क्या होता है? इन तीनों चीजों का मिश्रण होता है। और उसमें क्या होती है? भावनाएं होती है। अब यहां भावनाएं कह दिया और उनका मिश्रण बता दिया, तो फिर आगे एक बात जो और कहते हैं कि इनके द्वारा मैं किसी सत्य के अन्वेषण का दावा नहीं करता, कि मैं कोई सही चीज खोज रहा हूं या बिल्कुल सही ही बता रहा हूं, ये दावा मोनतेन नहीं करते। अर्थात निबंध कोई जरूरी नहीं है कि एकदम बिल्कुल फैक्ट सत्य तथ्यों का उपयोग करते हुए लिखा जाए, इनके कारण, इनके द्वारा जो बात बताई गई, बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इनके माध्यम से मैं अपने आप को, अर्थात स्वयं को, जो मन में विचार उठ रहे हैं उनको पाठकों की सेवा में अर्पित करता हूं। तो पाठकों के निकट जाने की कोशिश यहाँ निबंधकार या अपने मोंटेन माइकल द मोंटेन जो है वो मानते हैं ये चीज़। अब हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करें तो पाएंगे कि मोंटेन के इन विचारों से निबंध की परिभाषा तो स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन अन्य विद्वानों ने जो परिभाषा दी है उनके साथ जोड़ करके यदि हम देखें तो निबंध के स्वरूप पर थोड़ा सा प्रकाश पड़ता है। हमें निबंध के स्वरूप को समझने में सहायता मिलती है। अब निबंध का स्वरूप कैसा होगा वो पूरी तरह से स्पष्ट करने के लिए हमें निबंध की विशेषताएं, जो इन परिभाषाओं के आधार पर या विभिन्न विद्वानों ने जो अपने मत निबंधों के बारे में व्यक्त किए हैं और वो हमारे सामने आए हैं, तो उसके आधार पर हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी विशेषताएं निकल के आ रही है और उन विशेषताओं के आधार पर निबंध का स्वरूप क्या निकल करके हमारे सामने आता है। आगे विशेषताओं पर हम अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज मैं यहीं इस बात को रोकता हूँ, यहाँ विराम देता हूँ। तो मैं यहाँ आपको, आज हमने स्वरूप को तो नहीं समझा, लेकिन एक चीज़ हमने समझने की कोशिश की कि हमारा जो निबंध शब्द है वो किसके पर्याय के रूप में काम में लिया जाता है, वो देखा, ऐसे शब्द के पर्याय के रूप में काम में लिया जाता है। फिर अगला सवाल उठता है कि ऐसे शब्द कहाँ से आया या किसके अधिक निकट है। तो दो शब्द हमारे सामने निकल करके आते हैं, एक्सियर और एसआई। एक्सियर और एसआई। एक्सियर का अर्थ तो है परखना, अर्थ को परखना या मूल्यांकन करना, और एसआई का अर्थ है प्रयत्न करना। तो दोनों के अर्थ समझने के बाद हम जान सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ऐसे या हमारा जो आधुनिक निबंध है वो एक्सियम शब्द के अधिक निकट पड़ता है। जो लैटिन शब्द एक्सियर है उसके अधिक निकट पड़ता है। और मोंटेन, जो माइकल द मोंटेन हुए, उनको भी इस मामले में श्रेय दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने निबंधों को सर्वप्रथम एसआई नाम दिया और इनके निबंध एसआई नाम से ही प्रसिद्ध हुए और इसी नाम से छपे भी। ये 1533 से 1592 के बीच में यूरोप में हुए और इन्होंने निबंधों के बारे में जानकारियां दी और काफ़ी महत्वपूर्ण विचार निबंधों के बारे में लिखे। और ये मान लीजिए एक तरह से कि निबंधों का जन्मदाता, आधुनिक निबंधों का जन्मदाता यूरोप में माइकल द मोंटेन को माना जाता है।
और इस बात पर भी चर्चा की थी कि सामान्य ज्ञान में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन कौन से प्रश्न इसमें बनते हैं। इसमें आधुनिक निबंध का जन्मदाता यूरोप में किसे माना जाता है। माइकल द मॉन्टेन इस दुनिया में कब से कब के बीच में रहे, या इनका जन्म कब हुआ और इनकी मृत्यु या स्वर्गवास कब हुआ, इनके निबंध किस नाम से प्रसिद्ध हैं। ये 3 प्रश्न जो हैं सामान्य ज्ञान की दृष्टि से बनते हैं। एक प्रश्न जो मध्यम आकार का बनता है वो बनता है कि हमारा आधुनिक निबंध जो है किस शब्द के निकट पड़ता है या किस शब्द से निकल करके आया है पश्चिम के। उस पर चर्चा यहाँ करनी है जो मैंने अभी शुरुआत बताई। फिर कहा कि इस पर प्रभाव मॉन्टेन का काफ़ी अधिक रहा है, तो थोड़े से विचार हम उसके भी यहाँ रख देंगे, उससे हमारा प्रश्न जो है पूरा हो जाता है। इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।